हाय एवरीवन, वेलकम टू एकाग्रता सीए फाउंडेशन। इकोनॉमिक्स में बच्चे कहते हैं कि सर कॉन्सेप्ट तो बहुत पढ़ लिए, समझ में भी सब कुछ आ चुका है, बट क्वेश्चन सॉल्व करने में थोड़ी सी कंफ्यूजन हो रही है। इकोनॉमिक्स में जो एमसीक्यूज आते हैं ना, उनमें बच्चों को कंफ्यूजन होती ही होती है। कोई बात नहीं, आज हम लोग सॉल्व करते हैं, जो कि आपका रिवीजन टेस्ट पेपर है, आरटीपी है, जो मई 2025 अटेम्प्ट देने वाले बच्चों के लिए आई हुई है, आपके ऑफिशियल पोर्टल पे है। तो उसके एक एक क्वेश्चन को हम लोग आज सॉल्व करने वाले हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा, और बेटा ये क्वेश्चन आ रहा है पब्लिक फाइनेंस के चैप्टर से, जो कि आपका है चैप्टर नंबर 7 सीए फाउंडेशन में, ठीक है ना, मॉड्यूल में अगर आप चेक करोगे। और सवाल आपसे पूछा जा रहा है कि यार फिजिकल फेडरलिज्म क्या होता है। तो देखो बच्चों, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, और फिर स्टेट गवर्नमेंट के नीचे जो जिला पंचायत होती है, जिला परिषद होते हैं, जो म्युनिसिपैलिटी की गवर्नमेंट होती है ना, जो ये पूरा स्टेट गवर्नमेंट के नीचे तक जो एक सरकार की आप इकाइयां कहते हो हिंदी में, तो वहां पे फाइनेंशियल यानी कि पैसों की भाई पैसों की पावर की बात हो रही है, या पैसा कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, फाइनेंशियल रिसोर्सेज को कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, फिजिकल फेडरलिज्म इसी के बारे में बात करता है। और बच्चों क्वेश्चन में हमसे ये पूछा जा रहा है कि भाई फिजिकल फेडरलिज्म प्राइमरीली डील्स विद, तो बच्चों ये डील करता है फाइनेंशियल रिसोर्सेज के बारे में, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज अमंग डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। भाई गवर्नमेंट के जितने भी लेवल है वहां पे हम पैसों का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे कर रहे हैं। तो ये वाला जो ऑप्शन है बच्चों, ये आपका सही हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए विल बी योर राइट आंसर। अब देखो बाकी के क्यों गलत है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिटवीन लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव ना, यहां पे गवर्नमेंट के जो है डिफरेंट लेवल्स के बारे में बात हो रही है। जुडिशरी और लेजिस्लेचर के बारे में बात हो रही है, नहीं। फेडरल कंट्री के कंडक्शन ऑफ इलेक्शंस की बात हो रही है, बिल्कुल नहीं हो रही है। तो ए विल बी योर राइट आंसर। चलो आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आ रहा है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों आ रहा है आपके सामने, और ये आ रहा है अंडर आर्टिकल 112 112 आर्टिकल में क्या कहा जा रहा है, द एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज प्रेजेंटेड इन विच हाउस ऑफ पार्लियामेंट फर्स्ट। तो बच्चों ये आप लोग को मैंने हल्ला बोल सीरीज में पढ़ाया भी है। आर्टिकल नंबर 112 में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे गवर्नमेंट बजट को गवर्नमेंट बजट नहीं कहा गया है, गवर्नमेंट बजट तो हम लोग कह रहे हैं। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में गवर्नमेंट बजट को बोला जाता है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। और यहां पे जब हमारे देश की जो वित्त मंत्री हैं, जो कि इस समय निर्मला सीतारमण जी हैं, जब वो जाती हैं और संसद भवन में जाके बजट को पेश करती हैं, तो कहा जा रहा है कि सबसे पहले कहां पेश किया जाता है। और हर साल 1 फरवरी की जो डेट है वहां पे तय की जाती है कि भाई गवर्नमेंट बजट जो है बजट को पेश करना है। तो सबसे पहले पेश कहां होता है बच्चों, वो लोकसभा में पेश होता है, राज्यसभा में नहीं होता है, ज्वाइंट सेशन ऑफ पार्लियामेंट में नहीं होता है, और फाइनेंस कमेटी में भी नहीं होता है। लोकसभा में सबसे पहले जाता है, आर्टिकल 112 में लिखा हुआ है। तो भैया विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ नीति आयोग। तो बच्चों नीति आयोग के बारे में पूछा जा रहा है। अब देखो नीति आयोग जो है ना, उसको गवर्नमेंट का दिमाग कहा जाता है। और दूसरी चीज, नीति आयोग से पहले चलता था प्लानिंग कमीशन, तो प्लानिंग कमीशन को हटा के नीति आयोग बना दिया गया। और नीति आयोग का काम क्या है, और पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा फंक्शन नीति आयोग का नहीं है। तो बच्चों देखो, नीति आयोग का काम है पॉलिसी बनाना, बिल्कुल है। नीति आयोग का काम है कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को प्रमोट करना, कोऑपरेट करना, बिल्कुल सही बात है। और गवर्नमेंट का थिंक टैंक, थिंक बेटा हम लोग थिंक कहां से करते हैं, सोचते कहां से हैं, दिमाग से सोचते हैं ना। तो नीति आयोग को भी गवर्नमेंट का दिमाग कहा जाता है, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर डी, मतलब ये सारे जो है नीति आयोग के फंक्शन हैं। तो कौन सा नहीं है बेटा, बी वाला नीति आयोग का फंक्शन नहीं है। तो सर ये फिर किसका फंक्शन है, क्या लिखा हुआ है, एलोकेशन ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज टू स्टेट। बेटा जो टैक्सेस होते हैं ना अलग अलग तरीके के, चाहे वो इनडायरेक्ट टैक्स हो, डायरेक्ट टैक्स हो, वो किस सरकार की जेब में जाएगा, केंद्र सरकार की जेब में या राज्य सरकार की जेब में, सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट। तो वो जो टैक्स का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, जो रेवेन्यू का डिस्ट्रीब्यूशन होता है अलग अलग सरकारों में मेरे प्यारे बच्चों, वो कौन करता है, वो फाइनेंस कमीशन करता है, वो नीति आयोग नहीं करता है। बात समझ गए ना, फाइनेंस कमीशन का ये काम है। तो इससे आपको एक और फाइनेंस कमीशन के बारे में आइडिया लगे कि भैया फाइनेंस कमीशन ही फाइनेंशियल रिसोर्सेज को स्टेट्स में एलोकेट करता है। द गवर्नमेंट ऑफर मिनिमम एश्योर्ड प्राइस टू द फार्मर्स टू परचेज देयर आउटपुट। देखो बच्चों, फार्मर जो है ना, उनकी हमेशा से एक तकलीफ रही है, पता है क्या, कि जो वो उत्पादन कर रहे हैं, जो वो प्रोडक्शन कर रहे हैं ना, उसका मार्केट में उनको सही रेट नहीं मिल पा रहा। भाई मान लो उन्होंने गेहूं उगाया और 100 रुपए का बिकना चाहिए था, मार्केट में जा रहे हैं तो 100 रुपए मिल ही नहीं रहा। फार्मर्स की एक बहुत बड़ी समस्या ये है। तो बेटा यहां पे आती है गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट करती है इंटरवेंशन करती है, और गवर्नमेंट ये कहती है कोई टेंशन मत लो, हम आपको मिनिमम अश्योर्ड प्राइस देंगे, यानी कि हम आपको उतना रेट देंगे, है ना, कि आपकी उत्पादन का तो देंगे ही, प्रोडक्शन का तो पैसा देंगे ही, प्लस प्रॉफिट भी देंगे। तो इसको क्या बोला जाता है बच्चों, इसको हम लोग सपोर्ट प्राइस बोलते हैं ना,
ठीक है, तो बी विल बी योर राइट आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द प्राइस इन कल्यूसिव ओलिगोपोली या ओलिगोपोली इज डिसाइडेड बाय। देखो बेटा, कल्यूसिव ओलिगोपोली वो होती है जहां पे जितने भी फर्म्स होते हैं ना एक इंडस्ट्री में, वो सारे टीम की तरह काम करते हैं। मतलब कि भैया सब साथ मिलके कार्टेल टाइप का बना लेते हैं ना, कार्टेल बना लेते हैं और सब साथ मिलके बिजनेस करते हैं। और पूछा जा रहा है कि कल्यूसिव ओलिगोपोली में प्राइस कौन तय करता है, दाम कौन तय करता है प्रोडक्ट के। तो बेटा जब आप टीम की तरह काम करोगे तो डिसीजन कौन लेगा, कैप्टन लेगा ना, बिल्कुल द प्राइस लीडर। जो लीडर होगा वही टीम के लिए प्राइस डिसाइड करेगा, ना फर्म ना इंडस्ट्री ना नन ऑफ दीज। तो बच्चों आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलो आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। द डिस्टिंक्शन बिटवीन सेलिंग कॉस्ट एंड प्रोडक्शन कॉस्ट। सबसे पहले किसके द्वारा डिस्टिंक्शन दिया गया था, यह आपसे पूछा जा रहा है सवाल। अब मेरी बात समझना, प्रोडक्शन कॉस्ट क्या होता है बेटा, ये मार्कर मेरे हाथ में, इसका प्रोडक्शन, ये घड़ी मेरे हाथ में, इसका प्रोडक्शन। करने में जो खर्चा लगा है उसे हम लोग प्रोडक्शन कॉस्ट कहते हैं, यानी कि जिसको आप लोग कह सकते हो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। अब इसमें बहुत सी चीजें आती हैं भाई, घड़ी को बनाने के लिए मटेरियल लगा होगा, घड़ी को बनाने के लिए लेबर का खर्चा आया होगा, है ना, तो और ओवरहेड्स आए होंगे, ये सारी चीजों को ऐड करके अपन मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट निकालते हैं। लेकिन बच्चों सेलिंग कॉस्ट क्या होती है, सेलिंग कॉस्ट की बात की जाए तो ये वो खर्चा होता है जो सामान को मार्केट में बेचने में लगाया जाता है, जैसे एडवर्टीजमेंट का खर्चा, है ना। अब मान लो कि माउंटेन ड्यू है तो माउंटेन ड्यू बना दी, और माउंटेन ड्यू अब ऋतिक रोशन से ऐड करा रहे हैं। अब ऋतिक रोशन क्या कर रहे हैं, एक पहाड़ी से दूसरी पहाड़ी पहुंच रहे हैं, कूद रहे हैं बाइक लेके, और क्या कह रहे हैं, डर के आगे जीत है और उसके आगे हॉस्पिटल है, ये नहीं बता रहे हैं किसी को, बट कोई नहीं, सेलिंग कॉस्ट उसे ही कहते हैं, है ना, मार्केट में बेचने के लिए कॉस्ट, यानी कि एडवर्टीजमेंट वगैरह का खर्चा, या अगर आप पर्सनल सेलिंग कर रहे हो, सेल्समैन रखा हुआ है तो उसका खर्चा। ये सारे के सारे जो खर्चे हैं ना मेरे प्यारे बच्चों, इन्हें हम लोग सेलिंग कॉस्ट कहते हैं। एग्जांपल दे देता हूं, एडवर्टीजमेंट का खर्चा। सवाल ये नहीं है कि भैया डिस्टिंक्शन क्या है, सवाल बहुत ही रोमांचक है, और सवाल ये कि इन दोनों के बीच में डिस्टिंक्शन दिया किसने था। तो बच्चों ये रटने वाला देखो कंसेप्ट है भैया, ये चैम्बरलिन ने दिया था, नोट कर लो अगर कॉपी में, अगर नहीं मालूम है। और ऐसी चीजें कि ये कंसेप्ट किसने दिया था, बच्चों मान के चलना कि फाउंडेशन के पेपर में 2-4 ऐसे क्वेश्चन नजर आ जाएंगे, तो टेंशन मत लेना। देखो ऐसे क्वेश्चंस में स्ट्रेटजी पता है क्या होनी चाहिए, आता है तो आता है, नहीं आता है तो छोड़ दो, है ना। तुक्का मत मारो, क्योंकि तुक्का मारोगे गलत होगा, निगेटिव मार्किंग में नंबर कटेगा 0.25। अगर 4 भी ऐसे क्वेश्चन आए ना और आपने चारों गलत कर दिए ना, तो 1 नंबर तो आपका गया। तो ऐसी हरकतें मत करना, नहीं आता है तो छोड़ के चले आना, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंटरनल इकोनॉमीज ऑफ स्केल। अब बच्चों ये इकोनॉमीज क्या होते हैं, देखो इकोनॉमीज का मतलब होता है एडवांटेजेस जो एक फर्म को मिलती है। वैसे तो एडवांटेजेस बहुत सारे रीजंस की वजह से मिलते हैं, लेकिन यहां पे इकोनॉमीज ऑफ स्केल की बात कर रहे हैं। स्केल का मतलब जब हम लार्ज स्केल प्रोडक्शन करते हैं, तो सवाल यह है कि लार्ज स्केल प्रोडक्शन करने पर जो इकोनॉमीज मिलती है ना, समझ रहे हो। अब देखो एक एडवांटेज बता ही देता हूं, लार्ज स्केल प्रोडक्शन कर रहे हैं तो जब बहुत सारा प्रोडक्शन होगा ना, तो पर यूनिट जो कॉस्ट है उस सामान को बनाने की वो कम हो जाएगी, ठीक है। जो पर यूनिट कॉस्ट आ रही है उस सामान को बनाने की मेरे प्यारे बच्चों, वो कम हो जाएगी। तो ये तो एक फायदा गिनाया मैंने, एडवांटेज। लेकिन अब पढ़ते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन ये कि इनमें से कौन सा इंटरनल नहीं है। अब सर ये इंटरनल एक्सटर्नल क्या होता है, सुनो बात को ध्यान से। जब एडवांटेज की बात होती है ना प्यारे बच्चों, तो एडवांटेज 2 तरीके से निकलते हैं, इंटरनल एडवांटेज, एक्सटर्नल एडवांटेज। यानी कि कंपनी के खुद की वजह से उसको एडवांटेज हो रहा है। जैसे मेरे घर में पढ़ाई का बहुत अच्छा माहौल है, मैं उसकी वजह से पढ़ता हूं, ये इंटरनल एडवांटेज है, ठीक है ना। मेरे स्कूल में बहुत अच्छे प्रोग्राम चले जिससे मैं पढ़ रहा हूं, वो एक्सटर्नल एडवांटेज है। तो कंपनी के बाहर के जो एडवांटेज मिल रहे हैं वो एक्सटर्नल है, जो अंदर के मिल रहे हैं वो इंटरनल है। सवाल ये कि नॉट एन इंटरनल इकोनॉमीज ऑफ स्केल, नॉट एन इंटरनल इकोनॉमीज, कौन सा इनमें से इंटरनल नहीं है। अब सुनो, जब किसी कंपनी को टेक्निकल इकोनॉमीज मिलती है ना, यानी कि भाई मेरी कंपनी की टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी है, देखो ना मैं आपको पढ़ा पा रहा हूं, है ना, बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी है, कैमरा अच्छा है, स्मार्ट बोर्ड अच्छा है, सारी चीजें अच्छी हैं, तो ये कंपनी के अंदर टेक्नोलॉजी अच्छी है तो कंपनी को फायदा मिल रहा है, ये तो बाहर की नहीं है, तो ये तो इंटरनल हो गई, ठीक है। फाइनेंशियल इकोनॉमिक्स, मेरी कंपनी के पास बहुत पैसा है, बहुत पैसा है तो बहुत अच्छा काम कर पा रहे हैं, क्योंकि पैसे से पैसा बना रहे हैं, तो ये भी कंपनी के अंदर का फायदा है। ओके, मेरी कंपनी की मार्केटिंग स्ट्रेटेजी बहुत तगड़ी है, ये भी इंटरनल हुआ, तो ये तो कंपनी के अंदर के फायदे हैं। लेकिन बात करते हैं इंडस्ट्री के लोकलाइजेशन, है ना, कि भैया इंडस्ट्री लोकल लेवल पे आके काम कर रही है, बच्चों ये एक्सटर्नल फायदा है। तो यही आपका सवाल है, क्योंकि ये एक्सटर्नल है, हमसे ये पूछा जा रहा था कि कौन सा इंटरनल नहीं है, यानी कि पूछा जा रहा था कि कौन सा एक्सटर्नल है, तो एक्सटर्नल यही है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, टू शेयर द टैक्स बोर्न बाय द सेलर विल बी लार्जर। अब देखो क्या होता है बच्चों, आप जानते ही हो कि एग्जांपल देता हूं आपको, मान लो ये फोन मैंने खरीदा था, तो जिसने फोन मुझे ये बेचा था, है ना, देखो फोन ओपन हो गया, हाँ, तो जिसने ये फोन
मुझे बेचा था, उसने टैक्स पे किया होगा कि मुझसे लिया होगा? सर आपसे लिया होगा, है ना। तो फोन बेचने वाले ने टैक्स तो मुझसे लिया ना, टैक्स उसने तो दिया नहीं, वैसे टैक्स उसी के ऊपर पड़ा, लेकिन उसने मुझसे ले लिया जीएसटी के नाम पे। यही होता है सर, बिल्कुल यही होता है। सवाल यह है कि कब ऐसा होगा? जब सेलर ज्यादा टैक्स भरेगा, है ना। इसका मतलब सवाल यह कि सेलर टैक्स ज्यादा भरेगा और बायर टैक्स कम भरेगा। सर ऐसा तो कभी होगा ही नहीं, सेलर तो हमेशा यही सोचेगा कि बायर से ही टैक्स ले लूं। होगा, और होगा उसके लिए 4 ऑप्शन आपको दे रखे, समझते हैं। इफ द डिमांड फॉर द प्रोडक्ट इज लेस इलास्टिक, पूछा यह जा रहा है कि सर अगर डिमांड प्रोडक्ट की लेस इलास्टिक है, इनइलास्टिक है तो होगा, या ग्रेटर इलास्टिक है, और इसको तो छोड़ी दो, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई की बात हो रही है, अभी हम डिमांड पे रहते हैं। तो इन तीनों ऑप्शन में से सप्लाई को तो पहले ही काट दिया। अब सुनो ध्यान से बेटा, लेस इलास्टिक और इन इलास्टिक में क्या सीन है? ये हो गई आपकी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड लेस देन 1। इसका मतलब ये होता है बच्चों कि सेलर अगर प्राइस चेंज कर देगा, है ना, तो भी डिमांड पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एसेंशियल कमोडिटीज के बारे में सोचो, दवाइयां चाहे जितनी महंगी हो जाए खरीदने वाला खरीदेगा। ओके की रिपोर्ट है? बिल्कुल है सर। एजुकेशन चाहे जितनी महंगी हो जाए, जिसको महंगे स्कूल में पढ़ाना होगा वो पढ़वाएगा। बिल्कुल सर। यहां पे प्राइस का ज्यादा इफेक्ट नहीं होगा, लेकिन सोच के देखो ऐसे प्रोडक्ट जहां पे प्राइस का बहुत इफेक्ट पड़ता हो, तो सेलर यही सोचेगा ना कि यार अगर मैंने प्राइस चेंज किया तो डिमांड बहुत नीचे गिर जाएगी, मुझे तो प्राइस चेंज करना ही नहीं चाहिए। तो अगर सेलर टैक्स बायर से लेगा, प्राइस बढ़ जाएगा, प्राइस बढ़ जाएगा तो डिमांड कम हो जाएगी। बिल्कुल हो जाएगी सर। तो इस केस में बेटा जब ग्रेटर इलास्टिसिटी होता है तो सेलर को डर रहता है और सेलर सारा का सारा टैक्स खुद बॉर्न करने के लिए भी रेडी हो जाता है, बायर से कुछ नहीं लेता है या थोड़ा बहुत लेता है, क्योंकि सेलर जानता है कि अगर मैंने बायर से टैक्स बढ़ाया तो बायर डिमांड को कम कर देगा। ओके की रिपोर्ट है? बिल्कुल। तो बच्चों सी विल बी योर राइट आंसर। बाकी दोनों में बायर डिमांड को चेंज नहीं करेगा, सेलर इसीलिए सारा टैक्स उन्हीं से ले लेता है। ठीक है, एग्जाम्पल एक और देता हूं। लिकर पीने वाला पिएगा, स्मोकिंग है ना, सिगरेट, तो पीने वाला भाई सिगरेट पीता है, वो पिएगा, महंगी हो जाए तो भी कोई बात नहीं, सेलर क्यों टैक्स पे करेगा? वो सारा टैक्स बायर से लेगा। ओके की रिपोर्ट है। सर क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है? डैश इज कंसर्न विद वेलफेयर प्रोपोजिशन। बेटा वेलफेयर की बात कौन सी इकोनॉमिक्स में हो रही है? नॉर्मेटिव, पॉजिटिव, बोथ एंड बी। वेलफेयर की बात नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में हो रही है, मॉड्यूल में साफ साफ लिखा हुआ है, इसमें कुछ एक्सप्लेन करने के लिए नहीं है, आगे बढ़ते हैं। एक्सेस कैपेसिटी इज नॉट फाउंड अंडर, बोला जा रहा है बेटा एक्सेस कैपेसिटी। यहां पे क्वेश्चन थोड़ा सा अधूरा लगा मुझे, बट कोई नहीं। एक्सेस कैपेसिटी की बात हो रही है बेटा, एक्सेस कैपेसिटी ऑफ प्रोडक्शन। भैया कौन सी ऐसी मार्केट है जहां पे प्रोडक्शन की ज्यादा एक्सेस कैपेसिटी नहीं है? मतलब जो प्रोड्यूस कर रहे हो वो 100% प्रोड्यूस कर रहे हो, तुम इससे ज्यादा प्रोड्यूस नहीं कर सकते। कौन से मार्केट में ऐसा होता है? ध्यान से सुनना बेटा, तुमको सारे मार्केट पढ़ाए, मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक, परफेक्ट, ओलिगोपोली, हर तरीके का मार्केट पढ़ाया है। अब अगर आप देखते हो परफेक्ट कंपटीशन के फीचर्स क्या होते हैं? लार्ज नंबर ऑफ बायर्स, लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स, बायर सेलर दोनों को इंफॉर्मेशन भी है कि भैया मार्केट में क्या हो रहा है। यहां पे एक और है बेटा कि परफेक्ट कंपटीशन में जो सेलर्स हैं वो अपना 100% प्रोडक्शन कर रहे हैं। तो सी विल बी योर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए क्या कह रहा है? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बबल बर्स्ट। अब ये सवाल आपको कहां मिलेगा बेटा? ये जो अगर आपको कंसेप्ट पढ़ना है तो आपको जाना पड़ेगा चैप्टर नंबर 5 बिजनेस साइकिल में। बिजनेस साइकिल में मैंने आपको 3 तरीके के रिसेशन पढ़ाए जो हमारी जो हमारी वर्ल्ड की इकोनॉमी में 3 बार आए हुए हैं। कब? 1950 में अमेरिका में आई थी ग्रेट रिसेशन, उसको बोला जाता है ग्रेट डिप्रेशन ऑफ 1915 अमेरिका, हाउसेस की वजह से, होम की वजह से, होम लोन की वजह से। सेकंड नंबर पे आता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बबल बस्ट ऑफ 2000, जहां पे हर कंपनी क्या करती थी? अपने नाम के आगे .com लगा लेती थी और इसकी वजह से वो फेमस हो जाती थी। वो बबल बस्ट हुआ था। बबल बस्ट माने एक गुब्बारा था, एक बबल था, वो फूट गया, ठीक है ना, तो रिसेशन आया, है ना। वो बबल काहे का था? वो बबल था .com का, कि हर कंपनी के आगे .com लगा तो चल जाए। उसके बाद एक और आया था बेटा ग्रेट डिप्रेशन 2008 में, वो भी इंडिया में नहीं था, इंडिया में उसका इफेक्ट देखने के लिए मिला था, बाहर से आया था वो। तो ये किसके एग्जांपल है बच्चों? ये बिजनेस साइकिल के एग्जांपल है। बिजनेस साइकिल क्या कहता है कि भैया देखो, अगर हमारी जो इकोनॉमी है वो अगर उठेगी तो गिरेगी भी, फिर उठेगी तो फिर गिरेगी। बस यही होता है बेटा बिजनेस साइकिल का खेल। और अगर आप बात करना चाहते हो कि सर ये कि कौन से फेजेस हैं, तो फेजेस मैं आपको बता देता हूं। देखो ये होता है आपका एक्सपेंशन का फेज, ये होता है मैच्योरिटी का फेज, है ना, ये बिल्कुल होता है आपका डिक्लाइन का फेज, तो ये सारे फेज होते हैं। और ये होता है आपका रिसेशन का फेज, है ना, ये सारे इसके फेजेस बिजनेस साइकिल के होते हैं। और बबल बस्ट होता है तो रिसेशन होता है, फिर मतलब बिल्कुल डिक्लाइन पे चली जाती है बिजनेस साइकिल। तो फिलहाल बिजनेस साइकिल इसका राइट आंसर होगा। व्हाट इज द लिमिटेशन ऑफ कंज्यूमर
सरप्लस। बच्चों कंज्यूमर सरप्लस क्या है? कंज्यूमर सरप्लस माने कि मान लो मैं 100 रुपए खर्च करना चाहता था अपनी घड़ी पे, बट ये घड़ी मुझे 80 रुपए की मिल गई, ठीक है ना? तो बेटा जो 20 रुपए मेरा बच गया ना, बस यही मेरा कंज्यूमर सरप्लस है। यानी कि कितना मैं खर्च करना चाहता था, विलिंग कितना था, और मुझे खर्च कितना करना पड़ा, बाकी 20 रुपए मेरा बच गया, तो ये मेरा कंज्यूमर सरप्लस है। सवाल ये नहीं है, सवाल ये कि कंज्यूमर सरप्लस का बच्चों इनमें से कौन सा लिमिटेशन है? लिमिटेशन पूछ रहे हैं। अब देखो, कंज्यूमर सरप्लस कैन नॉट बी मेजर्ड प्रिसाइसली। आप एक्यूरेटली कंज्यूमर सरप्लस जो है मेजर नहीं कर सकते। आपने देखा होगा कई बार हम जरूरत से ज्यादा महंगा सामान खरीद के घर ले आते हैं। क्यों? क्योंकि हमको पसंद आ गया। और कई बार हम जरूरत का सामान भी नहीं खरीदते हैं। क्यों? क्योंकि हमको लग रहा है कि यार वो महंगा है। ओके की रिपोर्ट। दूसरी चीज, आप किसी के हैसियत के बारे में जज नहीं कर सकते कि उसकी जेब में कितना पैसा है। हो सकता है कि किसी इंसान ने बहुत सिंपल से कपड़े पहन रखे हो और आप उसको जज ना कर पा रहे हो और उसकी जेब में लाखों रुपए भरे हुए हो, 100%। और हो सकता है कि बेटा किसी के कपड़े बहुत अच्छे हो और उसकी जेब में 100 रुपए ना हो, ठीक है, ऐसा भी हो सकता है। तो कंज्यूमर सरप्लस को आप मेजर नहीं कर सकते कि भैया किसकी कितनी हैसियत है। ओके की रिपोर्ट। ये लिमिटेशन है, बिल्कुल है सर। दूसरे नंबर पे, द कंज्यूमर सरप्लस डिराइव्ड फ्रॉम अ कमोडिटी इज अफेक्टेड बाय अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट। बच्चों एक बात और सोचो, यही घड़ी दूसरी कंपनी की सस्ते में मिल गई है ना, तो कंज्यूमर सरप्लस कैसे जज करोगे? तो बिल्कुल ये दोनों ही लिमिटेशन है, बोथ ए एंड बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। सी विल बी योर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 पे आता है, एग्जांपल ऑफ थर्ड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। बेटा प्राइस डिस्क्रिमिनेशन में थर्ड डिग्री ये आता है कि आपने अलग अलग लोगों से अलग अलग जगहों पे अलग अलग समय पे, दोबारा रिपीट करता हूं, अलग अलग लोगों से अलग अलग जगहों पे अलग अलग समय पे आपने अलग अलग प्राइजेस वसूले, इसे कहते हैं थर्ड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। पहले आपको इसका आंसर बताता हूं, आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। अब क्यों होगा, नाम ध्यान से समझना। डंपिंग, डंपिंग माने किसी और जगह पे कोई और प्राइस है, किसी और जगह पे कोई और प्राइस है। आपने देखा होगा कि आप पहाड़ पे जाते हो ना, तो वहां पे आपको मैगी भी ना 50 रुपए की दे रहा है, और आप नॉर्मल मैगी खा रहे हो 20, 25, 30 रुपए की मिल जा रही है। आप पहाड़ पे जा रहे हो, आपसे पेप्सी भी 50 की पेप्सी आपको 100 में देगा, और खुले पे देगा, मतलब कि हाँ भैया मैं 100 में ही बेच रहा हूं, लेना हो तो लो, नहीं तो आगे बढ़ो, ठीक है ना। डंपिंग, तो डंपिंग प्राइस डिस्क्रिमिनेशन में आता है। चार्जिंग डिफरेंट प्राइसेस फॉर डोमेस्टिक एंड कमर्शियल यूजेस, ये भी समझ लो। अब डोमेस्टिक एंड कमर्शियल देखो, डोमेस्टिक एंड कमर्शियल में बेस्ट एग्जांपल है बिजली का बिल। अब मेरे घर में जो बिजली आ रही है बेटा, एक यूनिट पे 6 रुपए, मतलब 6 रुपए सरकार मुझसे ले रही है एक यूनिट खर्च करने पे। और कमर्शियल की बात करूं, अगर मैं अपनी दुकान पे बिजली का बिल देखूं तो वो है 10 रुपए। मेरे घर पे वही बिजली आ रही है 6 रुपए की, मेरे दुकान पे आ रही है 10 रुपए की। कमर्शियल यूज के लिए अलग, डोमेस्टिक यूज के लिए अलग, ये भी प्राइस डिस्क्रिमिनेशन है। और सीनियर सिटीजन के लिए रेलवेज ने कम प्राइसेस रखे हुए हैं, तो ये भी अब देखो उम्र के हिसाब से भी। अब मैं सीनियर सिटीजन नहीं हूं, मैं किसी टिकट के लिए 1000 रुपए दे रहा हूं, कोई सीनियर सिटीजन है वो 500 रुपए दे रहा है, तो ये भी प्राइस डिस्क्रिमिनेशन है। तीनों इसके जो है एग्जांपल है। तो बच्चों डी विल बी योर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए क्या कह रहा है, व्हाट एक्टिविटी इज टर्म्ड एज एक्टिविटी ऑफ टर्शियरी सेक्टर। देखो बच्चों, वीट प्रोडक्शन, मोबाइल प्रोडक्शन और फिशिंग, फिशिंग भी एक तरीके का प्रोडक्शन है ना, ये जितना भी प्रोडक्शन होता है ये सेकेंडरी सेक्टर में आता है। टर्शियरी की बात की जाए तो कंस्ट्रक्शन ऑफ अ डैम, है ना, तो ये वाला जो हो जाएगा कंस्ट्रक्शन ऑफ अ डैम, ये कहां आ जाएगा भैया आपका, ये आपका आ जाएगा टर्शियरी सेक्टर में। सी विल बी योर राइट आंसर। ओके। FII हेल्प्स टू इंप्रूव। बेटा फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स किस चीज में हमको हेल्प करते हैं, किस चीज में हमको हेल्प करते हैं? बेटा जब वो हमारे देश में पैसा लगाते हैं, हमारी कैपिटल मार्केट, सर कैपिटल मार्केट क्या होता है बेटा, फाइनेंशियल मार्केट जो है ना हमारी देश की, उसमें दो तरीके की मार्केट है। नंबर एक होती है बेटा आपकी मनी मार्केट, नंबर 2 होती है कैपिटल मार्केट। कैपिटल मार्केट के अंदर आते हैं बेटा प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट, ठीक है। मनी मार्केट आपका एक चैप्टर भी है सीए फाउंडेशन में। कैपिटल मार्केट वो मार्केट होती है जहां पे लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज में डीलिंग की जाती है, और प्राइमरी वो होती है जहां पे पहली बार कंपनी बेचने जाती है, उसे कहते हैं प्राइमरी मार्केट। सेकेंडरी मार्केट को आप स्टॉक एक्सचेंज भी कहते हो, जहां पे एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज को खरीदा और बेचा जाता है। फिलहाल डिटेल में नहीं जाएंगे। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जो होते हैं वो हमारे देश में पैसा लगाते हैं, है ना। हाउ ऑफ इक्विटी कैपिटल, बेटा ये हाउ नहीं होगा, ये फ्लो होगा, तो इसको प्लीज सही कर लेना। फ्लो ऑफ इक्विटी कैपिटल, मॉड्यूल में भी ये हाउ दे रखा है, तो इसलिए मैंने भी गलती लिखा ताकि मैं आपको सही करवा दूं। उसके बाद इक्विटी कैपिटल का फ्लो अच्छा होता है, और फाइनेंशियल इनोवेशन एंड डेवलपमेंट, बिल्कुल, तो डी विल बी योर राइट आंसर। बच्चों ये सारे ही इसके फायदे होते हैं। डिवैल्यूएशन ऑफ इंडियन रुपीज इन टर्म्स ऑफ यूएस डॉलर वाज इन द ईयर। बेटा कई बार हमारी सरकार क्या करती है ना, वैसे तो देखो यूएस डॉलर के कंपैरिजन में इंडियन रुपी तो वैसे भी गिर ही रहा है ना। लास्ट पता नहीं कब मजबूत हुआ था, मैं तो जब से देख रहा हूं गिर ही रहा है। फिलहाल जब गवर्नमेंट खुद से ही डीवैल्यू कर देती है, देखिए डेप्रिसिएशन में भी वैल्यू गिरती है और डीवैल्यूएशन में भी वैल्यू गिरती है, लेकिन डीवैल्यूएशन में फर्क क्या है कि गवर्नमेंट खुद से वैल्यू गिराती है। तो जब डीवैल्यूएशन की बात होती है ना बच्चों, तो 1991 में ये डीवैल्यूएशन किया गया था आखिरी बार। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू
इनमें से कौन सा सही है अबाउट इंडियन मॉनेटरी सिस्टम? बेटा क्या इंडियन मॉनेटरी सिस्टम गोल्ड के बेसिस पे चलता है? नहीं सर, वो तो राजा महाराजा के टाइम पे चलता था। क्रेडिट के बेसिस पे चलता है? नहीं सर। तो सर किसके बेसिस पे चलता है? बेटा चलता है फिएट मनी के बेसिस पे, फिएट मनी के बेसिस पे, यानी कि पेपर स्टैंडर्ड के बेसिस पे। मेरी जेब में आज क्या है बेटा? करेंसी नोट है ना, 1000 का, सॉरी 1000 का तो बंद हो गया, 500 का, 200 का, 100 का, 50 का, 20 का, 10 का, ठीक है, वो पेपर स्टैंडर्ड के हिसाब से चलता है। क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर मेरे प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। डी होगा क्या? बिल्कुल भी नहीं। क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट द मनी सप्लाई? बेटा हमारे देश का मनी सप्लाई, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम आपको पढ़ा है, प्रोडक्शन फेस, इनकम फेस, एक्सपेंडिचर फेस, जो पैसा हमारी इकोनॉमी में रन करता रहता है सबकी जेबों में, वही तो मनी सप्लाई है। लीकेज क्या होता है? जो वहां से निकल जाए, यानी कि सेविंग मनी सप्लाई से बाहर चला गया, और इंजेक्शन क्या है? इन्वेस्टमेंट, मनी सप्लाई में पैसा आ गया। फिलहाल पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा ट्रू है, चलिए देख लेते हैं। इट इज अ टोटल वॉल्यूम ऑफ मनी दैट इज हेल्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ अ कंट्री। बेटा गवर्नमेंट के पास रखा हुआ पैसा मनी सप्लाई नहीं होता है, ध्यान से सुन लेना। ओके की रिपोर्ट, जनरल पब्लिक के पास रखा हुआ पैसा मनी सप्लाई होता है, लेकिन जनरल पब्लिक यहां भी लिखा है, जनरल पब्लिक यहां भी लिखा है। ऑल ऑफ द अबव आंसर होगा नहीं, सिंपल सी बात है, इन्हीं दोनों में से कुछ आंसर होगा। अब देखिए बेटा यही ऑप्शन सही होता, लेकिन यहां पे क्या लिखा हुआ है कि टोटल वॉल्यूम ऑफ मनी दैट इज हेल्ड बाय द जनरल पब्लिक ऑफ अ कंट्री ओवर अ टाइम पीरियड। ना 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 ना, ओवर अ टाइम पीरियड, नो नो नो, ये फ्लो कंसेप्ट है। देखिए फ्लो और स्टॉक कंसेप्ट आपको पढ़ाया था। जब किसी वेरिएबल को आप एक पॉइंट ऑफ टाइम पे कैलकुलेट करते हो उसे कहते हैं स्टॉक कॉन्सेप्ट। जब लंबे समय के लिए कैलकुलेट करते हो उसे कहते हैं फ्लो कंसेप्ट। जो पानी नल में है, नल से गिर रहा है, वो क्या है? वो फ्लो है। जो पानी कहीं जमा करके आपने रखा हुआ है बॉटल में, वो क्या है? स्टॉक कंसेप्ट। ठीक है ना? अब सुनो, मनी सप्लाई क्या है? बेटा मनी सप्लाई एक स्टॉक कॉन्सेप्ट है, यानी कि मनी सप्लाई को हम किसी एक दिन कैलकुलेट करने बैठेंगे, है ना? तो जनरल पब्लिक के पास जो पैसा पड़ा हुआ है एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम, एग्जाम्पल भाई आज तारीख है 1 जनवरी, तो 1 जनवरी को हमारे देश में कितना पैसा है, जब ये कैलकुलेट होगा ना तब निकलेगा बेटा मनी सप्लाई। और यही स्टेटमेंट ट्रू है। सी विल बी योर राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे हम सारे लोग और देखेंगे अगला क्वेश्चन हमसे क्या कहता है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट क्रेडिट क्रिएशन बाय बैंक्स? बेटा आप तो जानते ही हो 1/LRR। LRR क्या होता है? वो पैसा जो बैंक आरबीआई के पास जमा करते हैं। इसमें से कौन सा ट्रू है? अब कमर्शियल बैंक क्या करते हैं? कमर्शियल बैंक के पास 100 रुपए डिपॉजिट आया, उन्होंने 20 रुपए क्या कर लिया? LRR दे दिया, बाकी का 80 रुपए क्या दे दिया? लोगों को लोन दे दिया। तो डिपॉजिट से लोन देने की प्रोसेस और लोन से दोबारा डिपॉजिट आने की प्रोसेस, क्योंकि बैंक वाले यही मानते हैं कि जो हमने लोन दिया वो वापस हमारे पास आएगा। ये पूरा जो प्रोसेस होता है मैंने आपको 5-6 पॉइंट में पढ़ाया भी है, टेबल बना के सिखाया भी है। इसको हम लोग क्रेडिट क्रिएशन या मनी क्रिएशन कहते हैं। तो सर जो मनी क्रिएशन की जाती है वो किसके बेसिस पे की जाती है? वो टोटल डिपॉजिट्स के बेसिस पे की जाती है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि 100 रुपए डिपॉजिट आए, इसमें से 20 रुपए मान लो मैंने LRR कर दिया और बाकी के जो लोन दे दिए वो थे 80, फिर बाकी 80 डिपॉजिट आए, फिर ऐसे चलता रहता है बेटा, है ना? तो डिपॉजिट से मेन खेल होता है, तो डिपॉजिट विल बी योर राइट आंसर। बाकी एसेट नहीं होगा, सिक्योरिटी नहीं होगा और नन ऑफ दीस नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 19 के बाद क्वेश्चन नंबर 20, द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ मनी राइजेस। बहुत हलवा क्वेश्चन है बेटा। क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ मनी, है ना, यानी कि पैसों की डिमांड, यानी कि कैश मनी की बात हो रही है। पैसों की डिमांड इकोनॉमी में कब बढ़ेगी मेरे प्यारे बच्चों? अरे सर सिंपल है, पैसों की डिमांड तब बढ़ेगी ना जब बैंक वाले इंटरेस्ट को कम कर देंगे। ऑब्वियसली मान लो मुझे अपना घर बनाना है, मान लो मुझे अपना घर बनाना है। अब घर बनाने के लिए पहले इंटरेस्ट लग रहा था 12%, अब मैं सोच रहा हूं 12% तो बहुत ज्यादा है, थोड़ा सा इंटरेस्ट कम हो जाता ना तो मैं लोन ले लेता बैंक से। बैंक ने अब इंटरेस्ट कर दिया बेटा 9%, अब तो मैं लोन लूंगा क्योंकि अब तो इंटरेस्ट कम हो गया। सिंपल सी बात है बेटा, इंटरेस्ट कम हो जाएगा, मैं डिमांड बढ़ा दूंगा। ऑब्वियसली एज द इंटरेस्ट फॉल्स, बी विल बी योर राइट आंसर। ओके की रिपोर्ट, ओपन मार्केट ऑपरेशन विल बिकम सक्सेसफुल। सर ये ओपन मार्केट ऑपरेशन होता क्या, ये तो बताइए बच्चों। ओपन मार्केट ऑपरेशन वो तरीका होता है सरकार का पैसे कमाने का, जहां पे सरकार क्या करती है बच्चों, आरबीआई के द्वारा पब्लिक को गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज खुले में बेच भी सकती है, देखो बाय कर सकती है ना, और सेल भी कर सकती है, मतलब दोनों चीजें हो सकता है, बाय सेल, है ना। तो जब आरबीआई खुले मार्केट में जाके, बिल्कुल खुले मार्केट में जाके क्या कर दे, गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज को बेच दे और पैसा गवर्नमेंट के लिए कमा के ले आए,
उसे ओपन मार्केट ऑपरेशन कहते हैं। वो सक्सेसफुल कब होगा, सवाल ये आपसे पूछ रहा है बच्चों। वो सक्सेसफुल तब होगा जब हमारा जो सिक्योरिटी मार्केट है वो बढ़िया तरीके से चल रहा है। मनी मार्केट से ये आपका सवाल है, और सॉरी मनी मार्केट कह रहा हूं, ये ओपन मार्केट ऑपरेशन आपका कमर्शियल बैंक के फंक्शन से सवाल निकल के आता है। और सिक्योरिटी मार्केट जब बढ़िया चल रहा होगा तो ओपन मार्केट ऑपरेशन कर पाएंगे। फ्री मार्केट इकोनॉमी होगा नहीं, डेवलपिंग इकोनॉमी होगा नहीं, ऑल ऑफ द अबव होगा नहीं। अगर आप गवर्नमेंट सिक्योरिटीज की बात करते हो तो ट्रेजरी बिल उसमें से एक है ना, जिसको हम लोग ट्रेजरी बिल में 25,000 रुपए मिनिमम डिनोमिनेशन होती है ट्रेजरी बिल की, यानी कि अगर आपको एक ट्रेजरी बिल आरबीआई से खरीदना तो मिनिमम 25,000 रुपए खर्च करने पड़ेंगे। ओके की रिपोर्ट है सर, बहुत सेफ इंस्ट्रूमेंट होता है ट्रेजरी बिल, और काफी फायदा भी आपको दे सकता है। कीन्स के हिसाब से इन्फ्लेशनरी गैप किसके द्वारा होता है बेटा, इन्फ्लेशनरी गैप, डिफ्लेशनरी गैप, एक्सेस डिमांड, डेफिशिएंट डिमांड, इसके अलावा एक्सपेंशन, रिसेशन, डिफ्लेशन, ये सारी चीजें आपको 10 बार पढ़ा चुका हूं। क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर क्या है, इन्फ्लेशनरी गैप यानी कि बेटा इन्फ्लेशन यानी कि महंगाई बढ़ जाना। महंगाई तब बढ़ती है जब बेटा ज्यादा डिमांड होती है, और सिंपल आंसर है ना सर। ऐसे ही डिफ्लेशनरी गैप कब होगा, जब डेफिशिएंट डिमांड होगी। ओके, क्वेश्चन नंबर 22 के बाद क्वेश्चन नंबर 23, द इफेक्ट ऑफ इन्फ्लेशन ऑन द प्राइस कॉम्पिटिटिवनेस ऑफ अ कंट्रीज प्रोडक्ट में बी। सवाल यहां पे बच्चे कई फंस जाते हैं। सवाल क्या है कि बेटा इन्फ्लेशन यानी कि महंगाई, बिल्कुल सर। सवाल यह है कि बेटा जब महंगाई बढ़ जाए, है ना, महंगाई बढ़ जाए, मान लो कि कुछ सामान है जो इंडिया से अमेरिका जा रहा है, तो महंगाई बढ़ जाए। ओके, तो मान लो कि एक घड़ी है, ठीक है, एक वॉच है, एक घड़ी है, तो वो महंगी हो गई। अब महंगी हो गई और अमेरिका जा रही है, और इंडिया की घड़ी है, एक्सपोर्ट हो रही है, ठीक है, एक्सपोर्ट हो रही है। बेटा ये बताओ जब महंगी हो जाएगी तो अमेरिकन क्यों खरीदेंगे? अमेरिकन को तो सस्ती इंडिया की चीज पसंद आएगी। इसका मतलब कंट्री के प्रोडक्ट का जो प्राइस कॉम्पिटिटिवनेस है वो इफेक्ट होगा, 100% इफेक्ट होगा सर। भाई आप बताओ ना, आप अगर अमेरिका में रहते होगे तो इंडिया का सस्ता सामान खरीदना चाहोगे ना, महंगा क्यों खरीदना चाहोगे? ठीक है, इसकी वजह से जो प्राइस कॉम्पिटिटिवनेस है इंडिया के प्रोडक्ट की वो दिक्कत में आती है। तो सवाल यह है कि सर कैसे उसको करेक्ट किया जाए, ऑफसेट बोले तो करेक्ट कैसे किया जाए, मतलब इन सारी चीजों को कैसे सही किया जाए। बच्चों सबसे अच्छा तरीका यह है इन सारी चीजों को सही करने का कि आप हमारी करेंसी की वैल्यू को डेप्रिशिएट कर दो। जब करेंसी की वैल्यू अपने आप डेप्रिशिएट होगी तो ये सब कुछ सही हो जाएगा। यानी कि जो वॉच पहले हमारी 100 रुपए की थी, मान लो करेंसी डेप्रिसिएशन के बाद वही वॉच अमेरिकन को 50 रुपए की पड़ेगी, तो वो तो खरीदेंगे, और खरीदेंगे तो एक्सपोर्ट ज्यादा होगा, जिससे कि कंट्री का फायदा ही फायदा, मौजी मौज। जो एक्सपोर्ट पहले कम हो रहा था वो अब ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि उनको इंडिया के सामान सस्ते मिल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए क्या कह रहा है, व्हाट इज करेंसी डिपॉजिट रेशियो। सिंपल है बेटा, करेंसी अपॉन डिपॉजिट, यानी कि कितना पैसा डिपॉजिट में, कितना करेंसी में, उसकी बात यहां पे हो रही है। और बच्चों सिंपल सी बात है, रेशियो ऑफ मनी हेल्ड बाय द पब्लिक इन करेंसी टू दैट ऑफ मनी हेल्ड इन बैंक डिपॉजिट्स। मतलब कितना पैसा देश के लोगों के पास जेबों में है, मेरे पर्स में कितना पैसा पड़ा है और मेरे बैंक में कितना पैसा पड़ा है, सिंपल सी बात समझो। और है ना, रेशियो ऑफ मनी हेल्ड बाय द पब्लिक इन बैंक डिपॉजिट्स, नहीं बेटा यहां पे बैंक डिपॉजिट को ऊपर रख दिया गया, गलत कर दीजिए। डिमांड ड्राफ्ट की तो कोई बात ही नहीं हो रही है, डीडी वगैरह की। क्वेश्चन नंबर 25 पे आते हैं, फाइंड नॉमिनल जीडीपी इफ रियल जीडीपी इज इतना। देखो बेटा इसका मैं आपको खेल बता चुका हूं, आप इसको कह लो प्राइस इंडेक्स। प्राइस इंडेक्स का फॉर्मूला होता है नॉमिनल जीडीपी अपॉन रियल जीडीपी इन 200। आराम से इसका आंसर निकल जाएगा, जिसको आप जीडीपी डिफ्लेटर भी कहते हो। प्राइस इंडेक्स का आपको दे रखा है भाई 120, है ना। नॉमिनल जीडीपी आपको निकालनी है तो ऊपर आप नॉमिनल जीडीपी ही लिख लो। इसके बाद आपके पास रियल जीडीपी है 450 की, 100 से इंटू कर दो। सिंपल सी बात है, अगर आप 120 इंटू 450 कर दोगे, 100 को नीचे ले आओगे तो आपका आंसर आ जाएगा देख लेना भाई, सही कर रहा हूं मैं, हाँ सही कर रहा हूं, 540। तो बच्चों 540 विल बी योर राइट आंसर। और इस तरीके से जो आपकी आरटीपी है वो कंप्लीट होती है। ध्यान से सुनना, एक बात और बताना चाहता हूं कि बच्चों आप लोगों के लिए एमसीक्यू सीरीज ला रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो एमसीक्यू सीरीज जो है वो आ रही है आपके लिए, और जहां पे इकोनॉमिक्स के क्वेश्चंस बहुत सारे प्रैक्टिस होने वाले हैं। और सीरीज का नाम पता है क्या, फाउंडेशन प्रीमियर लीग। मतलब उधर आईपीएल चल रहा है, उनको खेलने दो, इधर अपन खेलेंगे, ठीक है ना। पहली चीज तो ये, और दूसरी चीज कि आप लोगों को बच्चों ये क्यूआर कोड स्कैन कर लेना है, क्योंकि ये क्यूआर कोड हमारे व्हाट्सएप कम्युनिटी ग्रुप का है। व्हाट्सएप कम्युनिटी ग्रुप के फायदे बहुत सारे हैं, आप हमसे डायरेक्टली टच में आ सकते हो।
दूसरी चीज अपने डाउट पूछ सकते हो। तीसरी चीज अनलिमिटेड पीडीएफ आपको प्रोवाइड कर दूंगा, हर सेशन की पीडीएफ आपको प्रोवाइड कर दूंगा। तो यानी कि जो अगर यूट्यूब पे नहीं भी पढ़ पा रहे हो ना, वो फ्री में पीडीएफ ले जाओ। कुछ भी डाउट हो तुम्हारा सीए फाउंडेशन रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड या एग्जाम फॉर्म से रिलेटेड या सब्जेक्ट वाइज कुछ भी डाउट हो, तो भैया कम्युनिटी जो व्हाट्सएप की है उसको यहां से ज्वाइन कर सकते हो। इसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर नए हो तो, और टेलीग्राम पे भी आप जोड़ सकते हो, है ना। तो ये हमारा चैनल है। तो चलो मिलते हैं। थैंक यू सो मच। अपना प्यार, अपना सपोर्ट बिल्कुल इस चैनल को ऐसे ही बनाए रखना, और आरटीपीस को एंजॉय करते रहो। सेशंस में आके अपनी शिरकत करो और पढ़ाई करो। इसके अलावा बस इतना ही कहना चाहूंगा कि यार सीए फाउंडेशन मई 2025 का एग्जाम बहुत ही नजदीक है, तो इन आखिरी के 30-40 दिनों में अपना बेस्ट परफॉर्म करके इस फाउंडेशन एग्जाम को इस अटेम्प्ट में क्लियर करके रख देना। थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट एंड जय हिंद।